जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोज़गार के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम यूनिट 4 और 5 दोनों को कंप्लीटली जो है आज के इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। निश्चित रूप से जितने भी क्वेश्चन्स इस यूनिट के बन रहे हैं, वो सारे के सारे आज की इस क्लास के अंदर आपको करवा दिए जाएँगे। तो आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और आपकी जो है महामैराथन क्लास की पीडीएफ बन रही है। जल्द ही आपके सामने महामैराथन क्लास भी देखने को मिल जाएगी और उसके अंदर सारे के सारे जितने भी प्रश्न आज तक हमने किए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आपके जो है महामैराथन क्लास के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही उस महामैराथन क्लास के अंदर आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और ये जो आपके लघुतरात्मक क्वेश्चंस है वो भी देखने को मिलेंगे। और आपके निबंधात्मक प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं, संभावित कौन कौन से जो प्रश्न है वो वहाँ पर देखे जा सकते हैं पेपर के अंदर, वो भी यहाँ पर जो है उसी क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वो क्लास आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी वो क्लास। चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ये यूनिट आपके जो आपके यूनिट जो आपकी 4 है उसकी ये जो है क्लास रहने वाली है और यूनिट 5 को भी आज ही हम कवर करने वाले हैं इसी क्लास के अंदर। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन क्या कहता है। फर्स्ट पर्सन है कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के उदाहरण देकर स्पष्ट करना। देखिएगा आंकड़ों यानी डाटा है उसका अर्थ और परिभाषा देखिए। आंकड़े आंकड़े या डाटा जो है कच्चे तथ्यों, संख्याओं, माप, अवलोकनों या विवरणों का एक समूह होते हैं जिनका अपने आप जो है में कोई विशिष्ट या व्यवस्थित अर्थ नहीं होता है। जब इन कच्चे आंकड़ों को व्यवस्थित, संसाधित और विश्लेषित किया जाता है तब ये अर्थपूर्ण सूचना में बदल जाते हैं। देखिएगा दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपलब्ध विभिन्न प्रकार के आंकड़े लिए जाते हैं। संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, गुणात्मक है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। संख्यात्मक आंकड़े देखिएगा जिन्हें संख्याओं या माप के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण बैंक खाते की राशि, तापमान, बैटरी प्रतिशत, ये सारे के सारे संख्यात्मक आंकड़े के अंतर्गत आएंगे। गुणात्मक आंकड़े जो गुणों या विशेषताओं को दर्शाते हैं। उदाहरण खाने की गुणवत्ता, लोगों की पसंद, फीडबैक, ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आने वाले हैं। प्राथमिक आंकड़े शोधकर्ता द्वारा सीधे स्रोत से एकत्रित किए गए मूल आंकड़े। उदाहरण के लिए स्कूल प्रोजेक्ट के लिए सर्वे। नेक्स्ट देखिएगा द्वितीयक आंकड़े अन्य संस्था द्वारा पहले से एकत्र किए गए आंकड़े। उदाहरण के लिए समाचार पत्रों में छपी जो है जनसंख्या रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। एक प्रभावी प्रश्नावली के निर्माण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करना है। देखिएगा प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है और इसकी जो है प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्नलिखित है। देखिए उद्देश्य निर्धारण है जिसमें शोध के उद्देश्यों और परिकल्पना को स्पष्ट करना होता है। उत्तरदाताओं की पहचान जो लक्ष्य समूह की पृष्ठभूमि के अनुसार भाषा तथ्य तय करना होता है। विधि का निर्धारण ऑनलाइन साक्षात्कार या डाक माध्यम का यहाँ पर चयन करना। प्रश्नों का स्वरूप खुले छोर या बंद छोर वाले प्रश्नों का चयन और शब्दावली सरल, तटस्थ और स्पष्ट भाषा का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। और संरचना और क्रम देखिएगा यहाँ पर आसान प्रश्नों से शुरुआत और व्यक्तिगत प्रश्नों से अंत में जो है रखना होता है। पायलट स्टडी मुख्य सर्वेक्षण से पहले परीक्षण यहाँ पर करना यहाँ पर क्या होता है, अनिवार्य होता है। संशोधन देखिएगा फीडबैक के आधार पर यहाँ पर अंतिम रूप यहाँ पर देना होता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3 की गूगल फॉर्म का उपयोग करके एक ऑनलाइन प्रश्नावली कैसे तैयार की जाती है, इसके लाभ बताइएगा। देखिएगा तैयार करने के कारण देखिए गूगल फॉर्म है पर जो है साइन इन करना पड़ता है। उसके बाद नया फॉर्म बनाकर उसे उपयुक्त शीर्ष और विवरण देना पड़ता है और विभिन्न प्रश्न प्रकारों जिसमें जो है मल्टीपल चॉइस होते हैं, शॉर्ट आंसर आदि का उपयोग करके प्रश्न जोड़े जाते हैं। थीम और डिजाइन जो है कस्टमाइज करने पड़ते हैं। रिव्यू देखें, लिंक ईमेल के माध्यम से साझा करें और रिस्पॉन्स टेब में जो है वास्तविक समय में उत्तर देख सकते हैं। लाभ देखिएगा इसका निःशुल्क उपयोगकर्ता अनुकूल रियल टाइम विश्लेषण, क्लाउड आधारित एक्सेस सहयोग की सुविधा और कागज की बचत पर्यावरण अनुकूल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि आंकड़ों के जो है संकलन और व्यवस्थितीकरण के महत्व पर प्रकाश यहाँ पर डालना है। देखिएगा आंकड़ों का संकलन और व्यवस्थितीकरण किसी भी अनुसंधान की जो है रीढ़ है। संकलन का महत्व देखिए ये शोध का आधार है। सही और यथार्थवादी जानकारी एकत्र करने के लिए ये आवश्यक है। व्यवस्थितीकरण का महत्व है फोटो के जो है कच्चे डेटा को व्यवस्थित करने से उनका जो है विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना और सही निर्णय लेना
जो है संभव होता है। दोस्तों, टुडे रोजगार के नाम से ही अपना जो है टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर समय-समय पर आपको अपडेट दी जाती है और इन क्लासेस की पीडीएफ भी टुडे रोजगार के जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि आपके स्प्रेडशीट में डेटा को व्यवस्थित करने के मुख्य चरण क्या है। देखिएगा यहाँ पर अच्छे प्रकार से स्प्रेडशीट में डेटा को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने के मुख्य चरण यहाँ पर निम्नलिखित है। देखिए, डेटा संरचना की योजना बनाएं। देखिए, डेटा दर्ज करने से पहले कॉलम और पंक्तियों की योजना बनाई जाती है। पहली पंक्ति शीर्ष के लिए रखी जाती है। डेटा दर्ज करें और एक रूपता बनाए रखें। देखिए, सभी डेटा को एक समान प्रारूप में यहाँ पर क्या करना पड़ता है, दर्ज करना पड़ता है। शीर्षक को फॉर्मेट और आपके फ्रीज करें। देखिएगा, आपके हेडर्स को बोल्ड करें और फ्रीज पेन्स का जो है यहाँ पर उपयोग करना पड़ता है। डेटा को सॉर्ट करें और डेटा को जो है वर्णमाला और संख्यात्मक क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। फिल्टर का उपयोग करें। विशिष्ट जानकारी देखने के लिए फिल्टर विकल्प का उपयोग करना होता है। डेटा जो है आपके वैलिडेशंस लागू करें। गलत डेटा प्रविष्टियों को रोकने के लिए डेटा वैलिडेशन का उपयोग यहाँ पर करना पड़ता है और कंडीशंस फॉर्मेटिंग का उपयोग करना पड़ता है। महत्वपूर्ण डेटा को हाईलाइट करने के लिए रंग नियमों का उपयोग यहाँ पर करना पड़ता है और फॉर्मूला और फंक्शंस का उपयोग करें। इसमें गणना के लिए एसयूएम और आपकी एवरेज और ब्लॉक ऑफ का उपयोग यहाँ पर क्या है, करना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रश्न स्तंभ आपके प्रश्न से क्या है कि स्तंभ आरेख क्या है और इसके बनाने की विधि उपयोगिता समझाना है। देखिएगा, स्तंभ आरेख क्या है। स्तंभ आरेख एक प्रकार का आलेखीय निरूपण है जिसमें सांख्यिकीय डेटा को आयताकार जो है स्तंभों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। बनाने की विधि देखिए, आंकड़ों का संग्रहण करना है, एक्स और वाई अक्ष का निर्धारण करना है और पैमाना चुनना है, श्रेणियों को और मानों को अंकित करना है और स्तंभ बनाना है। और आपकी उपयोगिता है इसकी जो है श्रेणियों के बीच तुलना, डेटा को समझने में आसानी और रुझान प्रदर्शित करना यहाँ पर होता है। देखिएगा प्रश्न संख्या 7, वर्त आरेख का उपयोग कब और क्यों किया जाता है, उदाहरण सहित समझाना है। वर्त आरेख डेटा को वर्ताकार टुकड़ों में है वो विभाजित करता है। कब, संपूर्ण भाग को दिखाने के लिए और कम श्रेणियों के लिए यहाँ पर इसका उपयोग होता है। क्यों, दर से स्पष्टता होती है, तुलना में आसानी देखने को मिलती है। उदाहरण, परिवार का मासिक खर्च, भोजन, किराया, बचत, इस प्रकार से खर्च उसको जो है आप वर्त के अंदर यहाँ पर जो है दिखाएंगे तो अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा प्रतिशत के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 8, रेखा आरेख की व्याख्या कीजिए। यह समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को कैसे दर्शाता है। देखिएगा, रेखा आरेख का उपयोग समय के साथ निरंतर परिवर्तनों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये बिंदुओं को रेखा खंडों से जोड़कर रुझान दिखाता है। एक्स अक्ष समय को और वाई अक्ष मान को दर्शाता है। ढलान के माध्यम से जो है माध्यम में वृद्धि, गिरावट या स्थिरता की पहचान यहाँ पर की जाती है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा कि आपके इंफोग्राफिक्स से आप क्या समझते हैं। समाचार पत्रों में इसका महत्व की विवेचना करनी है। इंफोग्राफिक्स से जो है आपके जटिल जानकारी का एक सरल दृश्य प्रतिनिधित्व है। समाचार पत्रों में इसका महत्व सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जटिल आंकड़ों को सरल बनाता है, पाठकों को ध्यान आकर्षित करता है, समय की बचत और जानकारी को यादगार यहाँ पर बनाने का कार्य ये करता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर महाविद्यालय के परीक्षा परिणामों का सांख्यिकीय विश्लेषण छात्र के लिए किस प्रकार उपयोगी होता है। देखिएगा, ये कच्चे अंकों को सार्थक डेटा में बदलता है, प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन ये करता है, कमजोरियों और क्षमताओं की पहचान करता है, प्रगति और रुझान का आकलन करता है, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारण और अध्ययन रणनीतियों में सुधार लाने का ये काम जो है करता है। देखिएगा प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 11 है कि व्यक्तिगत बजट प्रबंधन क्या है, इसके मुख्य घटक क्या है। देखिएगा, व्यक्तिगत बजट प्रबंधन वित्तीय योजना की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी आय व्यय का व्यवस्थित रूप से हिसाब रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य धन का सही उपयोग करना, वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित है। देखिएगा, आय विभिन्न स्रोतों जैसे वेतन, व्यवसाय, निवेश आदि से प्राप्त होने वाले कुल धन होता है। वे दैनिक जीवन के खर्चे जैसे भोजन, किराया, बिजली बिल, परिवहन, मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बचत, खर्चों के बाद बचा हुआ धन जो कि आपातकालीन स्थितियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है वो बचत के अंतर्गत आता है। वित्तीय लक्ष्य, अल्पकालिक जैसे गैजेट खरीदना, दीर्घकालिक जैसे घर खरीदना या उच्च शिक्षा, आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ये इसके आर्थिक उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिएगा, स्प्रेडशीट का उपयोग करके बजट कैसे बनाया जाता है।
इसके लाभ बताइए, लिखिएगा। स्प्रेडशीट जिसमें एमएस एक्सेल, गूगल शीट्स का उपयोग करके बजट बनाने के चरण देखिए। सबसे पहले स्प्रेडशीट खोलकर कॉलम बनाए जाते हैं, जैसे तिथि, विवरण, आय, व्यय और शेष राशि। इस प्रकार से कॉलम बनाना होता है। उसके बाद सभी आय के स्रोतों को खर्चों की प्रविष्टियों की पंक्तियों में दर्ज करना होता है। कुल आय और कुल खर्च का योग निकालने के लिए ऑटोमेटिक के जो है सूत्रों, जिसमें एसयूएम जो है का उपयोग करना पड़ता है, और इसके लाभ होते हैं। गणना में पूर्ण सटीकता देखने को मिलती है। डेटा को चार्ट के रूप में देखना आसान होता है और भविष्य के महीनों में तुलना करना काफ़ी सरल हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है कि आंकड़ा आधारित अध्ययन छात्र के जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। आंकड़ा आधारित अध्ययन छात्र को अपने शैक्षणिक प्रदर्शन और आदतों को तथ्यात्मक रूप से मापने में मदद करता है। ये निम्नलिखित प्रकार से छात्रों के जीवन को बेहतर बना सकता है कि प्रदर्शन का मूल्यांकन। छात्र अपने विभिन्न टेस्टों के अंकों का विश्लेषण कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वे किस विषय में कमजोर है। समय प्रबंधन, वे ये ट्रैक कर सकते हैं कि किस विषय पर कितना समय खर्च कर रहे हैं, और जिससे अध्ययन की उत्पादकता बढ़ती है। लक्षित सुधार, सही आंकड़ों के आधार पर छात्र अपनी रणनीति बदलकर परीक्षा में बेहतर परिणाम जो है प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर मौसम संबंधी चार्टों का व्यवहारिक विश्लेषण कैसे किया जाता है। देखिए, मौसम संबंधी चार्टों का व्यवहारिक विश्लेषण तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, पवन की गति और वर्षा के आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करके किया जाता है। मौसम विज्ञानी इन चार्टों पर जो है समदाब रेखाओं और अन्य प्रतीकों का विश्लेषण करते हैं, ताकि यह समझा जा सके कि वर्तमान वायुमंडलीय प्रणालियां कैसे बदल रही है, जिससे चक्रवात, बारिश, तापमान में उतार चढ़ाव का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 15। प्रश्नावली निर्माण में बंद प्रश्नों और खुले प्रश्नों में क्या अंतर है। बंद प्रश्न और खुले प्रश्न देखिएगा, इनमें उत्तरदाता के लिए पहले से ही सीमित विकल्प जैसे हाँ या नहीं वह विकल्प ही तय होते हैं। इनका उत्तर देना, इनका सांख्यिकीय विश्लेषण करना बहुत आसान होता है। उदाहरण के लिए, क्या आप डिजिटल भुगतान का उपयोग करते हैं, हाँ या ना के अंदर आंसर देना होता है। खुले में प्रश्न के अंदर इसमें उत्तरदाता को अपने विचार, भावनाएं, अनुभव विस्तार से लिखने और पूरी स्वतंत्रता होती है, और इनमें गहन और गुणात्मक डेटा प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, डिजिटल भुगतान के फायदों के बारे में आपकी क्या विचार है, तो विस्तार से यहाँ पर क्या होता है बताना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, डेटा विजुअलाइजेशन का क्या है और इसके दो प्रमुख उपकरणों के नाम लिखिए। देखिए, डेटा विजुअलाइजेशन जटिल संख्यात्मक डेटा को ग्राफ, चार्ट और पाई डायग्राम या फिर मैप्स जैसे दृश्यों में प्रस्तुत करने की एक तकनीक है, और इसकी मदद से हम मानव मस्तिष्क विशाल डेटा सेट के पैटर्न, रुझानों और निष्कर्षों को बेहद कम समय में आसानी से समझ सकता है। दो प्रमुख उपकरण है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, जिसमें स्प्रेडशीट, विभिन्न प्रकार के चार्ट से बार, पाई चार्ट और लाइन्स बनाने के लिए सबसे लोकप्रिय टूल्स होते हैं। और टेबल्यू के अंदर उन्नत डेटा जो है विश्लेषण, आकर्षक विजुअल डैशबोर्ड यहाँ पर तैयार करने के लिए शक्तिशाली जो है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स यहाँ पर इसके अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि आपकी कैंटीन के पसंदीदा खाद्य पदार्थ पर एक संक्षिप्त प्रश्नावली के 5 प्रमुख प्रश्न तैयार करना। देखिएगा, कैंटीन के खाद्य प्रश्नों पर आधारित 5 प्रमुख प्रश्न। आप सप्ताह में औसत कितने बार कॉलेज विद्यालयों की कैंटीन का उपयोग करते हैं। कैंटीन में उपलब्ध विभिन्न खाद्य पदार्थों से आपका सबसे पसंदीदा नाश्ता या भोजन कौन सा है। क्या आप कैंटीन में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता से पूरी तरह संतुष्ट है। कैंटीन के वर्तमान में मेन्यू से आप किस नए खाद्य या पेय पदार्थ को शामिल करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कैंटीन की सेवाएं, बैठने की व्यवस्था, कीमतों में सुधार के लिए आपका क्या रुझान रहता है। नेक्स्ट देखिएगा कि दैनिक जीवन में उपलब्ध है उपस्थिति प्रतिशत के आंकड़ों का विश्लेषण छात्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। उपस्थिति प्रतिशत के आंकड़ों का विश्लेषण छात्र के लिए निम्नलिखित कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अनुशासन और नियमितता, ये छात्र को अपनी कक्षाओं के प्रति अनुशासित और नियमित रहने के लिए प्रेरित करता है। शैक्षणिक पात्रता, अधिकांश शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की में परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति जैसे 75% अनिवार्य होती है, जिससे समय रहते सतर्क हुआ जा सकता है। बेहतर प्रदर्शन, नियमित उपस्थिति का सीधा संबंध कक्षाओं में होने वाली पढ़ाई को बेहतर ढंग से समझने और उच्च अंक प्राप्त करने से
होता है। नेक्स्ट देखिएगा कि जटिल सूत्रों के बिना एक्सेल में चार्ट बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। देखिए बिना किसी जटिल सूत्र के एक्सेल में चार्ट बनाने की सरल प्रक्रिया निम्नलिखित है। डेटा चेन, सबसे पहले उस पूरी तालिका या डेटा रेंज को माउस से सिलेक्ट करें जिसका आप चार्ट बनाना चाहते हैं। इंसर्ट टैब, एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर दिए गए मेन्यू बार में इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। चार्ट प्रकार चुनें। चार्ट समूह में से अपनी आवश्यकता अनुसार उपयुक्त चार्ट कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट या फिर पाई चार्ट का पर क्लिक करना है। कस्टमाइजेशन, चार्ट स्क्रीन पर आ जाए और अब चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट टैब की मदद से इसके रंग, शीर्षक और आपके डिजाइन को अपनी पसंद के अनुसार आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर देखिएगा बजट प्रबंधन ऐप और मैनुअल स्प्रेडशीट में क्या अंतर है। देखिएगा बजट प्रबंधन ऐप ये मोबाइल आधारित सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके बैंक खाते और आपके कार्डों से ऑटोमेटिक लिंक हो जाते हैं। सिंक नहीं, लिंक हो जाते हैं। ये खर्चों को रियल टाइम में ट्रैक करते हैं, अलर्ट भेजते हैं और इनका उपयोग करना बेहद आसान और सुविधाजनक होता है। मैनुअल स्प्रेडशीट इन्हें एक्सेल और गूगल शीट्स का उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं डेटा जो टाइप करके बनाया जाता है। इसमें थोड़ी अधिक मेहनत लगती है लेकिन ये उपयोगकर्ता को डेटा का पूर्ण नियंत्रण, उच्च स्तर और गोपनीयता और अपनी आवश्यकता अनुसार कस्टमाइजेशन की पूरी आज़ादी देता है। तो यह आपके यूनिट नंबर 4 कम्प्लीटली हमने यहाँ पर कवर करवा दी है। अब आगे हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की और आज आपका सिलेबस पूरा कम्प्लीटली हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर 5 की, जिसके अंदर हम स्मार्ट खरीदारी, उपभोक्ता जागरूकता, डिजिटल वित्तीय साक्षरता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिएगा स्मार्ट खरीदारी का क्या अर्थ है। उत्पाद लेबल लेबल पढ़ते समय किन मुख्य विवरणों की जांच करनी चाहिए। स्मार्ट खरीदारी का अर्थ है सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से और तुलना करके खरीदारी करना। लेबल पढ़ते समय सामग्री, घटक या अधिकतम खुदरा मूल्यों जिसमें MRP होती है उसकी जांच करना। समाप्ति तिथि की जांच करना। बेच नंबर, निर्माण संबंधी विवरण आदि की जांच करना अनिवार्य होता है ताकि हम सुरक्षित और सही उत्पाद यहाँ पर खरीद सकें। नेक्स्ट यहाँ पर देखना है आपको वारंटी, वापसी और विनियमन नीतियों को समझना क्यों जरूरी होता है। देखिएगा ये नीतियाँ उपभोक्ता के हितों की रक्षा करती है। यदि उत्पाद दोषपूर्ण निकलता है उत्पाद यदि दोषपूर्ण निकलता है तो वारंटी से मुक्त मरम्मत मिलती है। वापसी और विनियमन नीतियाँ हमें गलत या नापसंद उत्पाद को बदलने या पैसे वापस पाने का कानून अधिक अधिकार सुनिश्चित करती है। इन्हें समझने से भविष्य में होने वाले विवादों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा उपभोक्ता के मूलभूत अधिकार कौन कौन से हैं और इनका दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। उपभोक्ता के मूलभूत अधिकारों में सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार और शिकायत निवारण का अधिकार प्रमुख है। और इनका महत्व ये है कि विक्रेताओं की मनमानी रोकते हैं और हमें ये सही निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में लिए गए हैं आप सभी के लिए ताकि समय की बचत हो। आपको यदि इनके लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। सभी क्वेश्चनों के लॉन्ग आंसर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा बाजार में होने वाली सामान्य धोखाधड़ी जैसे नकली छूट, भ्रामक विज्ञापन की पहचान कैसे करें। नकली छूट की पहचान हमेशा वास्तविक MRP की जांच करके ही की जा सकती है। भ्रामक विज्ञापन अक्सर बढ़ा चढ़ाकर दावे करते हैं जिनकी सत्यता इंटरनेट या आधिकारिक वेबसाइटों पर जांची जानी चाहिए। हमेशा प्रतिष्ठित विक्रेताओं से ही खरीदारी करनी जरूरी होती है। शिकायत दर्ज करने के लिए उपलब्ध माध्यम और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन आदि की प्रक्रिया क्या रहती है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल या फिर दाखिल पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जिला या राज्य उपभोक्ता आयोग में कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। नेक्स्ट देखिएगा स्थानीय बाजार का अवलोकन करने के लिए किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए अवलोकन करते समय बिंदुओं में मूल्य, स्वच्छता, ग्राहकों की भीड़ का समय, सुरक्षा सुविधाएं, पार्किंग और विक्रेताओं के
मध्य व्यवहार को जो है ध्यान में रखना चाहिए। इससे एक व्यवस्थित और आपके अवलोकन पत्र में दर्ज करना सूक्ष्म विश्लेषण क्षमता को जो है बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर औषधियों के लेबल और एक्सपायरी डेट को जो है पढ़ना स्वास्थ्य की दृष्टि से क्यों अनिवार्य है। देखिएगा एक्सपायरी डेट के बाद दवा का असर जो है ख़त्म हो जाता है और वह जहरीली भी हो सकती है। लेबल बढ़ने से हमें जो है दवा की सही खुराक और सावधानियां जैसे भोजन के साथ या बाद लेना का पता चलता है, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर इंटरनेट पर मिलने वाले स्वास्थ्य संबंधी दावों की विश्वसनीयता की जांच कैसे करें। देखिएगा इंटरनेट पर किसी भी घरेलू उपचार को अपनाने से पहले उसकी पुष्टि विश्वसनीय चिकित्सा संस्थानों, सरकारी वेबसाइटों जैसे आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग की या किसी योग्य डॉक्टर से करनी चाहिए। हर वायरल दावे पर विश्वास करना घातक हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा छात्रावास परिसर जीवन में सुरक्षा के लिए अग्नि निर्गम या प्राथमिक उपचार की क्या भूमिका है। देखिएगा आपातकाल में अग्नि निर्गमन सुरक्षित निकासी जो है आपके सुनिश्चित करता है, जिससे भगदड़ नहीं मचती। प्राथमिक उपचार जो है आपके फर्स्ट एड जो है आपके अस्पताल पहुंचने से पहले किसी घायल व्यक्ति को दी जाने वाली जीवन रक्षक सहायता होती है, जो आपकी मृत्यु या जटिलताओं के जोखिम से को है घटाती है। नेक्स्ट देखिएगा मोबाइल रिचार्ज और OTT योजनाओं की तुलना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिएगा अपनी वास्तविक आवश्यकता डेटा उपयोग कॉलिंग सब्सक्रिप्शन के आधार पर तुलना करें। केवल कम कीमत देखकर न चुने, बल्कि योजना की अवधि, डेटा की दैनिक सीमा और अन्य लाभों जैसे OTT सब्सक्रिप्शन प्रकार का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखिएगा कि ऑनलाइन भुगतान करते समय होने वाली UPI धोखाधड़ी के प्रकार बताना। प्रमुख धोखाधड़ी है जिसमें नकली QR कोड का यानी स्कैन करते ही पैसे कटना, ये जो है यहाँ पर धोखाधड़ी होती है। फिशिंग लिंक से जो बैंक पेज जैसे दिखते हैं और OTP धोखेबाज जो है कॉल करके OTP मांगते हैं और आपके बैंक अकाउंट से जो है पैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ी से सावधान रहना जरूरी होता है। डिजिटल भुगतान करते समय किन सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। कभी भी किसी को अपना UPI पिन या OTP न बताएं। अज्ञात लिंक्स पर क्लिक नहीं करना। केवल विश्वसनीय ऐप्स का उपयोग करें। हमेशा ध्यान रखें कि पैसे प्राप्त करने के लिए पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती, केवल भेजने के लिए ही यहाँ पर पिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिएगा ऑनलाइन समीक्षाओं की सत्यता को कैसे परखें। बहुत अधिक समान दिखने वाली या बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई समीक्षाएं पेड या फर्जी हो सकती है। नकारात्मक और विस्तृत समीक्षाओं को पढ़कर उत्पाद की वास्तविक कमियों को समझें। हमेशा आधिकारिक और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर ही भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा बैंक पासबुक और स्टेटमेंट को पढ़ने का महत्व क्या है। देखिए यहाँ पर पासबुक स्टेटमेंट से हमें अपने खर्चों, आय, बैंक द्वारा काटे गए शुल्क और अनधिकृत लेनदेन का पता चलता है। इससे वित्तीय अनुशासन बना रहता है और किसी भी त्रुटि को समय रहते सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कि बचत खाते चुनते समय विभिन्न बैंकों की तुलना क्यों करनी चाहिए। हर बैंक का ब्याज दर, न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता होती है, सेवा शुल्क अलग होता है और अपने वित्तीय स्थिति के अनुसार सबसे कम शुल्क और सबसे अधिक सुविधा देने वाला बैंक चुनना आर्थिक दृष्टि से बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर न्यूनतम शेष राशि और सेवा शुल्क क्या है। न्यूनतम शेष राशि वह राशि है जो बैंक खाते में हर समय होनी चाहिए। यदि इससे कम राशि होती है तो बैंक सेवा शुल्क या जुर्माना वसूलता है। बैंकिंग सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए इन प्रावधानों की जानकारी होना अनिवार्य होती है। नेक्स्ट देखिएगा एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में खरीदारी से पहले तुलना करना क्यों अनिवार्य है। देखिएगा तुलना करने से न केवल पैसे की बचत होती है, बल्कि हमें बेहतर गुणवत्ता का उत्पादक और सही सेवाएं मिलती है। ये हमें बाजार में उपलब्ध विकल्पों के प्रति सचेत बनाता है और शोषण से भी बचाता है। नेक्स्ट देखिएगा नकली उत्पाद की पहचान कैसे की जा सकती है। पैकेजिंग की गुणवत्ता, स्पेलिंग की गलतियां, होलोग्राम की अनुपस्थिति और बहुत कम दाम नकली उत्पादक के लक्षण है। हमेशा अधिकृत आपके रिटेलर या फिर ब्रांडेड स्टोर से खरीदारी करना सबसे सुरक्षित है, इसका उपाय होता है। नेक्स्ट देखिएगा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों की सूची
पास रखना क्यों ज़रूरी होता है? देखिएगा, आपातकाल में सेकंडों का महत्व होता है। पुलिस, एम्बुलेंस, दमकल विभाग और महिला सहायता जैसे हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी होने पर हम तुरंत सहायता बुला सकते हैं और अनहोनी को टाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डिजिटल जीवन और वित्तीय सुरक्षा के बीच क्या संबंध है? आजकल अधिकांश वित्तीय लेन-देन डिजिटल होते हैं। यदि हम डिजिटल रूप से सतर्क नहीं हैं, जैसे कमज़ोर पासवर्ड, असुरक्षित वाईफ़ाई का उपयोग करते हैं, तो हमारे जीवन भर की कमाई जोखिम में पड़ सकती है। इसलिए डिजिटल साक्षरता और वित्तीय सुरक्षा एक-दूसरे के पूरक है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने यूनिट नंबर 4 और 5 को कवर कर लिया है। यूनिट नंबर 5 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उनको शॉर्ट के अंदर मर्ज करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि कम समय के अंदर बेहतरीन तरीके से अच्छे प्रकार से कंटेंट आपके याद रहे। हमारा उद्देश्य कंटेंट आपको याद कराना है, न कि केवल सीधा आपके सामने प्रस्तुत करना है। इसीलिए हमने शॉर्ट में थोड़ा ये जो है यूनिट नंबर 5 को कंटेंट को शॉर्ट में मर्ज किया है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करना है, और एक आपके लिए सूचना रहेगी कि आपकी जो महामैराथन क्लास है वो शाम को 8 बजे जो हमारी रेगुलर क्लास होती है उसी के जो है उसी टाइम जो है हमने डिसाइड किया है। बाकी कुछ टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि शाम को 8 बजे ही आपकी जो है महामैराथन क्लास का जो है शेड्यूल डाल दिया जाए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।